Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप सबको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए महत्वपूर्ण साइंस के 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न कराने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आगामी किसी भी रेलवे एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर से। आज का पहला प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? आपको मैं 2 से 3 सेकंड दूंगा, आप बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। तो पहले हम बता देते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक एलिफैटिक, दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक जो होते हैं वो बंद संरचना के होते हैं, जैसे बेंजीन, और दूसरा पहला एलिफैटिक, ये खुली संरचना के होते हैं। इसमें भी हमारे 2 भाग होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के होते हैं तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, एल्केन। एल्केन हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निर्वात में। प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होती है। वहाँ उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और ध्वनि की चाल हमारी कहीं भी निर्वात में 0 होती है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो आपको बताना है रिकेट्स बीमारी किस कमी से होती है। रिकेट्स बीमारी को हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं, तो बताना है इसमें। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमारा रिकेट्स रोग होता है, जिसे सूखा रोग होता है। ये हमारे बच्चों में पाया जाता है। और हम लोग और जान लेते हैं, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग तथा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? माहवारी से, रजोदर्शन से, किशोरावस्था से, रजोनिवृत्ति से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रजोदर्शन से। रजोदर्शन 12 से 14 वर्ष की उम्र में महिलाओं को होता है, तभी से महिलाओं का यौवन अवस्था प्रारंभ होता है। यह एक सामान्य सी घटना होती है। बाल मनोविज्ञान में प्रूव भी हो चुका है कि पुरुषों की समझ से अपेक्षा महिलाएं जल्दी समझदार होती हैं। तभी आपने देखा है कि महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष तथा पुरुषों की शादी की उम्र 21 साल रखी जाती है। अर्थात महिलाएं 18 वर्ष में ही मैच्योर हो जाती हैं, जबकि पुरुष 21 वर्ष में मैच्योर होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नीचे के विकल्पों में तत्वों के किसी खास लक्षण और उनके आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे दिखाई देने वाली विभिन्नताओं को निम्न रूप से दर्शाया गया है। तत्व का लक्षण, आवर्त में बाएं से दाएं, समूह में ऊपर से नीचे। सही विकल्प का चयन करें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला ही सही होगा। विद्युत धनात्मकता जो होती है और धात्विक लक्षण आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर घटती है, क्योंकि जो धातुएं होती हैं पीरियोडिक टेबल में हमारे बाएं साइड रखी होती हैं और अधातुएं हमारी दाएं साइड रखी होती हैं। अर्थात इसका पहला आंसर ही सही होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। ये कथन हमारा सही है। चलते हैं अगले कथन की ओर। पहला कथन सही है। अगला कथन ये कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा क्षार कैरेक्टर का है इसका, अर्थात इसमें हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण नहीं होता है, OH- आयन के कारण ही होता है। तो अर्थात दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कथन और निष्कर्ष यही है। पहला कथन है, H2S हवा में जलता है और
वाटर और H2O देता है। तो पहला कथन हमारा सही है। और कथन बी, ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe Fe2O3 एवं SO2 और SO3 देता है। दूसरा कथन भी हमारा सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मिलान से है। इसमें हम पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाना है। तो पहले कॉलम का ए ऑप्शन जो है क्या कह रहा है, कैल्शियम और ऑक्सीजन किस में होते हैं। तो इसका पहला वाला हमारा मिलेगा, अनबुझे चूने में उपस्थित होते हैं। अनबुझे चूने का फॉर्मूला होता है CaO होता है। जो हमारे टूटता है तो हमारा कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन देता है। तो चलते हैं अगले की ओर। CA3P2 ये हमारा हो जाएगा, पहले से मिल जाएगा, जो हमारा है कैल्शियम फास्फाइड का सूत्र है। फिर चलते हैं सी वाले पे। सी वाला हमारा मिलेगा चौथे से, 2.3 ग्राम सोडियम में मौजूद होते हैं। क्योंकि सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, अर्थात एक मोल में 23 ग्राम सोडियम होगा, तो 0.01 मोल में कितने ग्राम हमारे सोडियम होंगे, तो 2.3 ग्राम। चलते हैं अगली की ओर, डी की ओर। डी वाला हमारा होगा, ये हमारा तीसरे से मिलेगा। एक परमाणु या अणु के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणुओं या अणुओं की निश्चित संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इसे हम अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार 2 संपीड़नों और लगातार 2 विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नग्नबीजी होते हैं, ऑप्शन ए पाइनस, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी नींबू। तो इसका सही जवाब होगा पाइनस। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नग्नबीजी होता क्या है। नग्नबीजी अर्थात इसे अनावृत बीजी भी कहते हैं तथा इसे जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। पाइनस, साइकस, चीड़, सिकोया, इन सभी को बीज न किसी खोल के अंदर होते हैं न किसी फल के अंदर होते हैं, इसलिए इसे नग्नबीजी बीज कहा जाता है। बीज हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी। अनावृत बीजी को हम लोग जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी को तो हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। अनावृत बीजों की सबसे बड़ा वृक्ष सिकोया है तथा आवृत बीजी का सबसे बड़ा पेड़ यूकेलिप्टस होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक पेंडुलम का झूलना, पटाखे का विस्फोट, एक टार्च का ऑन करना, एक टार्च को ऑफ करना। ये सब हमारे पोटेंशियल एनर्जी तथा काइनेटिक एनर्जी की एग्जाम्पल नहीं है। जबकि एक पेंडुलम जो कि उसमें एक मास होता है, उसका एक वेट होता है, तो हम लोग स्थितिज ऊर्जा हमारा होता है mgh होता है। तो उसको हल्का सा भी डिस्प्लेसमेंट करने पर ये अपनी स्थिति चेंज करता है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा से ये अपनी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकतम कार्य कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कार्य का डेफिनेशन क्या होता है। कार्य वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट S, अर्थात जिसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा उसका कार्य भी सबसे ज़्यादा होगा। तो बंदूक की चुली हुई जो गोली, ये हमारा सही जवाब होगा। गतिशील पत्थर और उठाया हुआ हथौड़ा, एक घूमता हुआ पहिया, इनका विस्थापन ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बंदूक की गोली का विस्थापन ज़्यादा होगा, अर्थात
बंदूक की गोली इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करना है। तो ये हमारा ओम के फॉर्मूले पर आधारित है जो होता है V बराबर आई आर। इसमें हमारा पहले देखना है क्या क्या दिया है। इसमें हमारा R दिया है 10 ओम तथा V दिया है 140 वोल्ट। तो हमको I निकालना है तो I बराबर हो जाएगा V अपान R, तो हो जाएगा 140 बटे 10 अर्थात हो जाएगा हमारा 14 एम्पियर। इसका पहला ही आंसर सही होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है या गलत है। तो ऑप्शन ए क्या है, सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रेनियम है। ऑप्शन बी चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटेनियम है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि हमारा सोडियम होता है उसको हम लोग एस से लिखना चाहिए, लेकिन लिखा जाता है वो Na से, Na अर्थात नाइट्रेनियम। और चांदी भी हमारा सिल्वर होता है उसको एस से लिखना चाहिए था, लेकिन उसको लिखा जाता है Ag से, Ag अर्थात अर्जेंटेनम। इसी प्रकार पोटेशियम को हम लोग K से लिखते हैं जबकि लिखा जाना चाहिए P से। K से इसका अर्थात होता है कैल्पियम होता है। सोना को हम लोग लिखते हैं Au से जबकि उसका होता है गोल्ड, G से होना चाहिए। Au मतलब औरम होता है। और फेरस आयरन को हम लोग Fe से लिखते हैं, उसका नाम फेरस होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हमारा गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सभी ग्रहों, पिंडों, धूमकेतुओं आदि पर लगता है, जो हमारा प्रयोगशाला में नहीं निकाला जा सकता है। जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किसी नर में एक X गुणसूत्र तथा एक Y गुणसूत्र होते हैं जो हमारा लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है, जबकि महिलाओं में X ही गुणसूत्र होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गति के तीसरे नियम पर अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। जब नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर प्रतिक्रिया देती है, अर्थात ये गति के तीसरे नियम पर आधारित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है। इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो Zn का होता है जिंक का आणविक द्रव्यमान 65.38 होता है। इसको लगभग हम लोग 66 मान सकते हैं। और जबकि क्लोरीन का होता है 35.5। तो इस प्रकार क्लोरीन 2 है, इसको हम लोग 2 कर लेते हैं। तो क्लोरीन का जब हम 2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लगभग, ये हो जाएगा 71 के करीब में। 71 इसका हो जाएगा और जिंक का हमारा 65 हो जाएगा, जिसको जोड़ेंगे तो लगभग 137 यूनिट आएगा, अर्थात इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ZnCl2 का आणविक द्रव्यमान 137 यूनिट होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय के ऊपरी 2 कक्षाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है हृदय का ऊपरी भाग, ऑप्शन बी निलय, ऑप्शन सी अलिंद, ऑप्शन डी हृदय का ऊपरी बायां दायां भाग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अलिंद। हृदय के ऊपरी भाग को अलिंद तथा हृदय के निचले भाग को निलय कहा जाता है। हृदय में हमारे 4 पार्ट होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है तापमान जिस प्रकार थर्मोमीटर से संबंधित है उसी प्रकार कैलोरीमीटर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ऊष्मांक, ऑप्शन बी कलर, ऑप्शन सी पेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऊष्मांक से संबंधित हमारा कैलोरीमीटर होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। आपको पता होगा जीवाश्म ईंधन हमारा मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला
CH4 होता है, जिसमें एक कार्बन होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है। अर्थात जीवाश्म ईंधन में कार्बन तथा हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? इसको बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे, बहुत से लोग बता भी लेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा? हम जानते हैं मैग्नीशियम का जो होता है वैकेंसी वो हमेशा 2 होता है, और जो नाइट्रोजन होता है उसकी वैलेंसी 3 होती है। और इसको जब हम 75 करेंगे, इसको इधर लेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो हो जाएगा ये हमारा Mg3n2 हो जाएगा। अर्थात ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अंडक का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र। फूल के ऊपर ऐसे हमारा एक पार्ट होता है जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, और यहाँ पे हमारा अंडक होता है। यहीं से हमारे परागकण नीचे की ओर आते हैं, तो इस भाग को ही हमारा वर्तिकाग्र कहा जाता है, जो हमारे पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का कार्य करता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र का पहचान करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये हमारा गलत है। कैसे गलत है? सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कार्बन की संख्या कैसे गिनी जाती है। अगर हमारा एक कार्बन हो तो उसे मेथ कहा जाता है, 2 कार्बन हो तो उसे एथ कहा जाता है, 3 कार्बन हो तो उसे प्रोप कहा जाता है, और 4 कार्बन हो तो उसे ब्यूट कहा जाता है। तो इसमें हमारा 2 कार्बन है तो इसे हम लोग एथ कहेंगे, अर्थात इसका एथाइल एल्कोहल होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे दिया है प्रोपाइल एल्कोहल। और इसमें हाइड्रोजन की संख्या हमारा क्या होता है, जितने कार्बन हो उसके दुगने से 1 अधिक, अर्थात पहले वाले में जैसे हमारा 2 कार्बन है तो अर्थात 2 दूना 4 प्लस 1 5 हाइड्रोजन है, तो अर्थात ये सही है। इसी प्रकार तीसरा देख लेते हैं, इसमें 1 कार्बन है तो 1 का दुगुना 2, 2 प्लस 1 3, अर्थात 3 हाइड्रोजन, ये भी सही है। चौथा देख लेते हैं, इसमें हमारा 4 कार्बन है तो अर्थात 4 का दुगुना 8 प्लस 1 9, ये भी सही है। ये वाला हमारा गलत है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा p ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। s ब्लॉक सबसे हमारा लेफ्ट में होता है, इसमें हमारा 2 वर्ग होते हैं, और p ब्लॉक हमारा सबसे राइट में होता है, इसमें हमारा 6 ब्लॉक होते हैं, और d ब्लॉक हमारा बीच में होता है, इसमें 10 वर्टिकल कॉलम होते हैं, और F ब्लॉक हमारा नीचे होता है, इसमें हमारा 14 वर्ग होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसमें युग्म पूछा है, युग्म अर्थात जोड़ा पूछा है। मानव कोशिकाओं में लिंग निर्धारण करने के लिए पुरुष के गुणसूत्र ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो हमारा 23वां गुणसूत्र का युग्म होता है वो X और Y होता है, अर्थात इसका जोड़े को मिलाकर एक युग्म बना, अर्थात इसका सही जवाब होगा ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसमें ऑप्शन लगा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवायवीय बैक्टीरिया के कारण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों का अपघटन होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जी हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। इसका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। तो ये हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।